अगर आप पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो आपको कम से कम इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा जितना पढ़ना बहुत ज़रूरी ही है। और वो ज़रूरी क्या है और कितना है, ये जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वेलकम टू श्रीराम सक्सेस पॉइंट। इंडियन जियोग्राफी की सीरीज चल रही है, जिसमें आज कवर करना है भारत की जलवायु। भारत की जलवायु बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, लेकिन ज़रा सा टफ लगता है, बोरिंग लगता है, क्योंकि आपकी बुक्स में फैक्ट टू फैक्ट दिए होते हैं, उनको रट पाना मुश्किल होता है आपके लिए। और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक वीडियो देखी हो तो बहुत लंबी वीडियो, इतने टॉपिक को बहुत लंबी लंबी 1-1 1.5 घंटे की वीडियो, बहुत टाइम पास किया जाता है। बड़ी बड़ी जितनी भी कोचिंगों का नाम है उसमें बहुत ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट किया जाता है। 2-4 मिनट के लिए तो उसमें टॉपर्स को ले आते हैं और बहुत कुछ टाइम वेस्ट किया जाता है। सीधी सी बात है, मैं आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते हुए आज विथ फैक्ट विथ कंसेप्ट सब कुछ क्लियर कराने वाली हूँ। भारत की जलवायु से रिलेटेड जो भी फैक्ट हैं, जो भी एग्जाम में आने लायक है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ठीक है, शुरुआत करते हैं भारत की जलवायु। तो देखिए, जलवायु, जल वायु, जल प्लस वायु है ना, और दो ही निकलना है। अगर अपन सीधे संधि विच्छेद करें तो जल प्लस वायु, सही बात है, यही है। जलवायु का मतलब ही यही है, जल और वायु प्लस ताप भी होता है, इन तीनों से मिलकर ही जलवायु बनती है। जलवायु क्या है, इतना टफ इसलिए हो जाता है क्योंकि हमको दिखाई नहीं देता। सीधी सी बात है, हवाओं का पूरा प्रोसेस है जलवायु, हवाएं ही हैं, और हवाएं किसी को दिखाई देती नहीं है, इसलिए ये हमको टफ लगता है जरा सा, है ना। लेकिन अब नहीं लगेगा टफ। तो जलवायु की बात हम लोग कर रहे हैं। आई एम सेइंग अबाउट क्लाइमेट। जलवायु की बात कर रहे हैं, मौसम की नहीं कर रहे। जरा सी आपके माइंड में एक छवि बन गई होगी, जलवायु सुनते ही मौसम। आज आंधी तूफान हुए थे, ओला हुआ था, ओले पड़ गए, तो ये जलवायु नहीं है। सुबह कुछ और था मौसम, मौसम कहते हैं इसको। सुबह के समय हालात कुछ और थे, परिस्थिति कुछ और थी, शाम के समय कुछ और होगी, इसको कहते हैं मौसम। मौसम क्या बदलता रहता है। पहले ये देख लेते मौसम और जलवायु के अंतर है। मैंने कहा मौसम, वेदर, लेकिन आज मैं क्या पढ़ाने वाली हूँ, जलवायु। आई एम सेइंग अबाउट क्लाइमेट, आई एम नॉट सेइंग अबाउट वेदर। इसको समझने में बहुत बड़ी गलती करते हैं लोग, इसमें अंतर ही नहीं कर पाते। वेदर मौसम क्या है और जलवायु क्लाइमेट क्या है। तो देखिए, जलवायु क्षणिक अवस्था है, समय की बहुत क्षणिक अवस्था को क्या कहते हैं अपन, मौसम, वेदर। लेकिन बहुत दीर्घकालीन अवस्था हो, कम से कम 30 वर्ष से पहले तो चेंज ही ना हो, उसको कहते हैं जलवायु। ये तो 1 दिन 2 दिन 1 सप्ताह में बदलता रहता है मौसम। तो आज सुबह कुछ था, दिन में कुछ था, शाम को कुछ और होगा, कल सुबह कुछ और होगा। ये है वेदर, परिवर्तित होता रहता है ना, ये बदलता नहीं है। ये अंतर है दोनों में। वो अपने गाना भी सुना होगा, कौन सा सॉन्ग है, मेरे यार बदलना जाना मौसम की तरह। कभी ये नहीं सुना हमने कि मेरे यार बदलना जाना जलवायु की तरह। ये ऐसा ही बोला, कौन सा, मौसम की तरह तुम तो, या मौसम की तरह तुम भी बदल तो ना जाओगे, जलवायु की तरह तुम भी बदल तो ना जाओगे। ऐसा सॉन्ग सुना ही नहीं है, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है। जलवायु में इतनी जल्दी परिवर्तन आता नहीं है, इसीलिए तो सॉन्ग बना, बिल्कुल सही बना, ठीक है। तो इतना डिफरेंस आपको समझ में आ गया कि जलवायु क्या है, मौसम क्या है, ओके। लेकिन जलवायु शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, मौसम शब्द से हुई है। जलवायु शब्द की उत्पत्ति मौसम, और मौसम क्या है, एक अरबी भाषा का शब्द है। मौसम एक अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है जलवायु। मौसम का तो मौसम नहीं है, ध्यान रखो, मौसम का अर्थ है जलवायु, जो कि एक अरबी भाषा का शब्द है, ठीक है। अब देखते हैं अपन भारत की जलवायु। भारत की जलवायु कैसी है। भारत की जलवायु है, आपने कई सारी बुक्स में पढ़ा होगा, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी। बिल्कुल सही सुना, बिल्कुल सही पढ़ा है, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी। लेकिन है क्या उष्ण कटिबंधीय मानसूनी, आज मैं आपको बताने वाली, ठीक है। तो देखिए, इसमें अपन जान लेते हैं कि इसको उष्ण कटिबंधीय क्यों कहते हैं। तो देखो, ये है अपनी पूरी पृथ्वी बना दी मैंने, ठीक है। इसके बीच में क्या होता है, बीचों बीच से कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है, अपनी विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। 0 डिग्री अक्षांश, कौन सी है ये, 0 डिग्री अक्षांश। इसके ऊपर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, या इसको कहते हैं कर्क रेखा, और इसके नीचे 23.5 डिग्री
दक्षिणी अक्षांश। तो विषुवत रेखा के और कर्क रेखा के बीच में, विषुवत रेखा और मकर रेखा के बीच में, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक सारा एरिया उष्ण कटिबंधीय है। गर्मी रहती है यहाँ पे ज़्यादा, ठीक है। उष्ण कटिबंधीय एरिया है, मतलब यहाँ पर गर्मी रहती है। और भारत कहाँ स्थित, देखो भारत यहाँ स्थित है अपना। ये कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है, यहाँ स्थित है भारत, है ना, यहाँ स्थित है भारत, इस जगह पर स्थित है। मतलब भारत का आधा एरिया, कर्क रेखा से नीचे का एरिया तो पूरी तरह से उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है ना, इतना क्लियर है। और उससे ऊपर का हिस्से को क्या कहते हैं, शीतोष्ण कटिबंध। मकर रेखा के ऊपर का पूरे क्षेत्र अपना कौन सा, शीतोष्ण कटिबंध, जो अपना हिमालय वाला एरिया पूरा, पंजाब, हिमालय, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इधर शीतोष्ण कटिबंध है। इस एरिया में गर्मी रहती है नॉर्मल, सर्दी पड़ती नहीं ज़्यादा यहाँ, है ना, गर्मी नॉर्मल गर्मी रहती है, क्योंकि पानी वाला एरिया है अपना, समुद्र से घिरा हुआ है, तीनों ओर से समुद्र से घिरा है भारत। तो अधिक गर्मी भी नहीं रहती ना अधिक सर्दी रहती है, यहाँ पे बीच का एरिया है, फिर भी गर्मी तो फिर भी रहती है, क्योंकि ये विषुवत रेखा के ये पास में केरल तमिलनाडु में गर्मी रहती है। ऊपर का एरिया ठंडा रहता है अपना, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। वो एक और सॉन्ग है ना, कौन सा, केरल में गर्मी है, नैनीताल से सर्दी भेजो, यही वाला सिस्टम है। अक्षांशों का डिफरेंस आया था ना, ये किस अक्षांश पर है, विषुवत रेखा के बिल्कुल पास में केरल, और वो शीतोष्ण कटिबंध में हिमालय क्षेत्र में ठंडा, जितने ऊपर जाएंगे उतनी ठंडी पड़ेगी, ठीक है। तो अब आगे समझ में कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र क्यों कहते हैं, क्योंकि कर्क रेखा और विषुवत रेखा के बीच में अपना भारत का आधा हिस्सा स्थित है। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है और उसकी वो स्थिति प्रदान करती है, कौन सी, उष्ण कटिबंधीय स्थिति, कर्क रेखा। फिर आप सोचते होंगे दीदी अब यहाँ तक तो ठीक है उष्ण कटिबंधीय, लेकिन ये कर्क रेखा के ऊपर तो शीतोष्ण कटिबंध होगा ना। कटिबंध तो शीतोष्ण है, लेकिन परिस्थिति शीतोष्ण वाली नहीं है यहाँ पर। क्यों, बिकॉज ऑफ हिमालय, ये हिमालय है अपना, यहाँ लिख दूंगे हिमालय, ये मैंने हिमालय बनाया हुआ है। ये हिमालय की वजह से अपने यहाँ पूरे भारत में उष्ण कटिबंधीय स्थिति बनी रहती है। पता क्यों, क्योंकि ये है अपना तिब्बत, इधर अपना तिब्बत नहीं है, मतलब तिब्बत है, तिब्बत के ऊपर पूरा चाइना और रूस। तो चाइना और रूस के पूर्वी हिस्सा क्या कहलाता, साइबेरिया। जितने ऊपर अक्षांश बढ़ते जाएंगे ठंडा एरिया होता जाएगा, बिल्कुल ठंडा एरिया है, तो उधर से ठंडी हवाएं आ नहीं पाती इसकी वजह से, हिमालय की वजह से। तो ये एरिया तो अपना कैसा रहता है, उष्ण कटिबंधीय रहता है। अगर ये ना हो हिमालय, तो ये सारी ठंडी हवाएं अपने इधर आ जाए, पूरा ठंडा एरिया हो जाएगा। ऊपर का तो ये, नीचे का तो बैलेंस रहेगा, ये एरिया पूरा ठंडा हो जाएगा, सब निपट जाएंगे। इतनी ठंडी, -60 डिग्री टेम्परेचर रहता है इधर ऊपर रूस के साइबेरिया में, -60 डिग्री। वो फाइजर वाली वैक्सीन है ना, लाने को क्या मना किया गया, क्योंकि उसको रखने के लिए इतना -60 टेम्परेचर, ऐसा फ्रिज ही नहीं है, ऐसा रेफ्रिजरेटर बना ही नहीं है, ठीक है। कहाँ रखेंगे उसको, पहले तो उसको रखने के लिए अलग से फ्रिज बनाना पड़ेगा ना। तो यहाँ से बहुत ठंडी हवाएं रुक जाती हैं, किसकी वजह से, हिमालय की वजह से, इसमें आ ही नहीं पाती हैं अपने यहाँ। बहुत अच्छा है, एक इमेजिन करके देखिए, अगर हिमालय उड़ जाए, कहीं हट जाए, होगा नहीं, जस्ट इमेजिन, मान लो नहीं है, बिल्कुल समतल हो जाइए ऐसा, तो इधर से सारी ठंडी हवाएं, शीतलहर आएंगी, और ये पूरा एरिया, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, सब चौपट, सबसे ज़्यादा घनी आबादी वाले एरिया, सब सारे मर जाएंगे। इतना टेम्परेचर झेल ही नहीं पाएंगे, -60 डिग्री कुछ होता है, सब कुछ निपट जाएंगे। परिवार नियोजन के नाम पे जनसंख्या कम करने का दिखावा जो चला है ना, उसके आगे सब फैल, एक ही बार में सब कुछ कम कर देगा, पूरी जनसंख्या, जस्ट इमेजिन, है ना। तो ये इस वजह से पूरा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में अपना आता है, ठीक है। अब आए समझ में, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है अपनी, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी, क्लियर है। अब देखते हैं कि भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से। एग्जाम में से कई टाइप से प्रश्न आते हैं, आप सब कुछ डिटेल से समझ लीजिए, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप निश्चिंत होकर एग्जाम हॉल में बैठेंगे और पक्का आप करेक्ट ही करके आएंगे, ठीक है। भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, या विश्व की किसी भी देश की जलवायु, पूरे विश्व की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, यही से सारा काम हो जाएगा। तो पहला कारक है अक्षांशीय विस्तार, पहला कारक अक्षांशीय विस्तार। अक्षांश और देशांतर आपको मैं वर्ल्ड जियोग्राफी में क्लियर करा दूंगी, फिर भी आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि यहाँ पर अक्षांशीय अलग है, यहाँ की अक्षांशीय स्थिति जो है
क्या यहाँ भी वही रहेगी? इससे नीचे जो स्थिति है भूमध्य रेखा पर, क्या वो और यहाँ की स्थिति एक सी रहेगी क्या? ये अपना जो है तमिलनाडु का कन्याकुमारी या कैप कैमोरिन 8 डिग्री 4 कला पर स्थित है। कौन सा अक्षांश है यहाँ से? कौन सा अक्षांश है? 8 डिग्री 4 कला या 8 4 कहती हूँ मैं डायरेक्ट। ये 8 4 या 37 6 पे स्थित है। ये कौन से पर है? 37 6। क्या जो 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर जो मौसम की दशाएं होंगी या जलवायु होगी वो यहाँ भी होगी क्या? नहीं होगी। वही बात, केरल में गर्मी है, नैनीताल से सर्दी हुई है। तो जितने अपन अक्षांश बढ़ते जाएंगे उतनी ऊपर गर्मी कम होती जाएगी, ठंडक बढ़ती जाएगी, बर्फीला एरिया उतना आता जाएगा। इससे और ऊपर चले जाएंगे, सबसे ऊपर चले जाएंगे उत्तरी ध्रुव पर बर्फ ही बर्फ, या उससे नीचे चले जाएंगे दक्षिणी ध्रुव पर। भूमध्य रेखा से अपन जितना बढ़ते जाएंगे उतना ठंडक होते जाएंगे। भूमध्य रेखा के आसपास गर्म रहते हैं। क्लियर है? तो अक्षांशीय विस्तार कैसे जलवायु को प्रभावित करता है? अक्षांशीय स्थिति के तब, ठीक है। जैसे जैसे अक्षांश बढ़ेंगे 8 के बाद 20 डिग्री अक्षांश में कुछ और होगा, उसके ऊपर कुछ और होगा, उसके ऊपर कुछ और होगा, उसके ऊपर और ठंडा इलाका होगा। क्लियर है? तो अक्षांशीय विस्तार या स्थिति, किसी देश की स्थिति आएगी इस जगह पे तो प्रभावित करती है, बिल्कुल करती है, ठीक है। ऑप्शन में आएगा तो लगा देना। नेक्स्ट है अपना समुद्र से दूरी। समुद्र से दूर होगा तो भी जलवायु में परिवर्तन होगा। ये एरिया अपना अलग रहेगा। यहाँ समुद्र नहीं है तो यहाँ पर कुछ और होगी जलवायु। यहाँ पे सम जलवायु रहती है, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा सर्दी, बैलेंस रहता है यहाँ पर सब कुछ एरिया। और इधर बीच में आ जाएंगे तो क्या होगा? सर्दियों में अधिक सर्दी पड़ेगी, गर्मियों में अधिक गर्मी पड़ेगी, इतना अंतर आ जाता है। समुद्र से दूर जितने होते जाएंगे उसमें महाद्वीपीय स्थिति होती जाती है, मतलब सर्दियों में अधिक सर्दी, गर्मियों में अधिक गर्मी। ये यहाँ का सिस्टम। यहाँ पे इतना ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, ना सर्दियों में ज़्यादा सर्दी रहेगी ना गर्मियों में ज़्यादा गर्मी रहेगी, ठीक है। अगला है पर्वतीय श्रेणियाँ। पर्वतों से क्या फर्क पड़ता है? बिल्कुल, ये अपना हिमालय पर्वत है, इसकी वजह से अपनी जलवायु उष्णकटिबंधीय है, वरना सब कुछ ठंडा इलाका हो जाता है। यहाँ से मैंने भी बताया तो लेकर हवाएं जो आती हैं उनको रोक लेता है हिमालय। और एक और हिमालय या पर्वत क्या करते हैं कि यहाँ से जो मानसून गया, अरब सागर से मानसूनी हवाएं उठी, बादल कैसे बनते हैं, वर्षा कैसे होती है, ये भी मैं आपको वर्ल्ड जियोग्राफी में कवर करा दूँगी। मान लो यहाँ से मानसून उठा, ये मानसूनी हवा गई यहाँ से, यहाँ पर टकरा गई, हिमालय से टकरा गई तो पूरे भारत में वर्षा हो गई। अगर हिमालय नहीं होता, जस्ट इमेजिन, इस मानसून चला जाता सीधा, वर्षा होती नहीं भारत में। कहते हैं हमारे हिस्से का पानी कहाँ गया। अगर कहीं गायब हो जाए हिमालय तो बारिश होगी, टकराएगा ही नहीं, सीधी हवाएं चली जाएंगी, है ना। ऐसे यहाँ पे क्या पश्चिमी घाट, तो ऐसे ये मानसून जाता है, सबसे ज़्यादा वर्षा कराता है यहाँ पर। मैंने बताया कि जून के पहले महीने, 1 जून से वर्षा कहाँ शुरू हो जाती है? केरल में, मालाबार तट में। कल बताया था मैंने नेक्स्ट वीडियो में, लास्ट वीडियो में। तो पर्वतीय श्रेणियों से अपनी जलवायु प्रभावित होती है हर तरह से, ठीक है। देखिए भूआकृति, भूआकृति का मतलब है कहीं पर्वत, कहीं पठार, कहीं पर रेगिस्तान, ये इससे जलवायु प्रभावित होती है क्या? हाँ बिल्कुल होती है। तो देखिए भूआकृति, जहाँ पर ऊपर पर्वतों पर ठंडा मौसम रहता है, मैदानों पर जरा सा ऐसी स्थिति रहेगी, सर्दियों में अधिक सर्दी, गर्मियों में अधिक गर्मी। उस राज्य रेगिस्तान में दिन में गर्मी बहुत ज़्यादा होगी रेगिस्तान में, है ना। तो इससे फर्क पड़ता है, कहीं पर रेगिस्तान है, कहीं पर पर्वत है, कहीं पर पठार है, तो इससे जलवायु प्रभावित होगी, बिल्कुल प्रभावित होगी। नेक्स्ट कारक है मानसूनी हवाएं। ये तो सबसे ही इम्पोर्टेंट कारक है। भारत की जलवायु कौन सी है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी। देखिए मानसूनी हवाएं अपने दोनों यहाँ से आती हैं, दोनों ओर से, इधर से भी इधर से भी। और मानसून जो इधर से जाता है इसको क्या कहते हैं? दक्षिण पश्चिम मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून। और इस मानसून क्या कहते हैं? उत्तर पूर्वी मानसून। 2 मानसूनों से वर्षा होती है भारत में। कौन सा? एक दक्षिण पश्चिम मानसून, एक उत्तर पूर्वी मानसून। ये यहाँ से टकरा के वापस आता है, सर्दियों में वर्षा कराता है यहाँ पर भारत में। इसको क्या कहते हैं अपन? उत्तर पूर्वी मानसून। ये मानसून सर्दियों में वर्षा कराता है और ये ग्रीष्म ऋतु में वर्षा कराता है। अब जो अपनी वर्षा कराएगा ना जून जुलाई में, वो ये वाला कराएगा। और जो जनवरी के टाइम पे कराता है सर्दियों में, वो ये वाला कराता है। तो अंतर क्या है कि ये समुद्र से उठने वाली हवाएं हैं और ये स्थल से आने वाली हवाएं, इतना अंतर है। इनमें नमी कम होती है, इनमें नमी ज़्यादा होती है। ये लगभग पूरे भारत में वर्षा कराते हैं, सिर्फ इस एरिया में नहीं कराते। ये टुकड़ टुकड़ दिखता है जब ये वर्षा कराता है, लेकिन जब ये वर्षा कराता है तो इस एरिया में खूब वर्षा होती है। फिर ये टुकड़ टुकड़ दिखता है, फिर यहाँ वर्षा नहीं होती, ठीक है। तो मानसूनी हवा समझ गए। देखिए एक और प्रभावित करता है अपना पश्चिमी विक्षोभ, या इंग्लिश में इसको कहते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस।
पश्चिमी विक्षोभ क्या है कि भूमध्य सागर जो है, वर्ल्ड जियोग्राफी के मैप में पढ़ाऊंगा कि कहाँ है भूमध्य सागर। भूमध्य सागर के ऊपर इसकी उत्पत्ति होती है, किसकी? पश्चिमी विक्षोभ की। और वहाँ से ऐसे आता है ये अपने यहाँ, इधर से आता है और पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा होती है अपने यहाँ सर्दियों में। और इसको मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो में, अगर आपको कुछ भी इसमें से जो भी मैंने पॉइंट बताया है किसी में भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं उसके ऊपर सेपरेट वीडियो बनाकर आपको सब कुछ क्लियर करवा दूँगी, ठीक है? कमेंट कर देना। तो पश्चिमी विक्षोभ भी भारतीय जलवायु को प्रभावित करता है। क्या? पश्चिमी विक्षोभ जो अपने यहाँ बारिश होती है ना सर्दियों में, क्या कहते हैं, गेहूँ की फसल के लिए, चना की फसल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पश्चिमी विक्षोभ बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्दियों की फसल जो भी होती है अपनी रबी की फसल, वो इसी की वजह से होती है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से, ठीक है? नेक्स्ट है अपना एल नीनो, ठीक है? एल नीनो और ला नीनो, ये दोनों तो समुद्री जलधारा हैं। इन समुद्री जलधारा जब पढ़ाऊंगी तो कवर जरूर करा दूंगी मैं, फिर भी इतना समझ लीजिए कि एल नीनो गर्म जलधारा है, एल नीनो गर्म जलधारा है, ला नीनो ठंडी जलधारा, ये दोनों अपोजिट है जस्ट। इसकी वजह से भारत में वर्षा कम होती है, वर्षा का अभाव हो जाता है। अगर जिस साल एल नीनो प्रभावी होगा तो भारतीय जलवायु कैसी होगी? सूखी, मतलब सूखा सा पड़ेगा। और ये जब प्रभावी होगा तो अच्छी पर्याप्त वर्षा होगी। ये है अंतर, एल नीनो ला नीनो दोनों अपोजिट हैं। समुद्री जलधाराएं हैं, पेरू के तट से उठती हैं। कहाँ से? पेरू, दक्षिण अमेरिका का देश है पेरू, पेरू के तट से ये प्रारंभ होती हैं, एल नीनो और ला नीनो। इसकी वजह से अपने यहाँ सूखा पड़ जाता है, इसकी वजह से अच्छी वर्षा होती है, ठीक है? तो आई होप आपको वर्षा जलवायु अच्छे समझ में आई होगी। जो भी क्वेरीज हैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।